नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दवाई की कीमतों में 5 रुपये से लेकर 5,000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा होने के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दवाई की कीमतों में इस प्रकार की बढ़ोतरी से आम लोग जिनके पास मेडिक्लेम, ईएसआई जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन लोगों का क्या हाल होगा। वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटाबेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 50% गरीब आबादी की महीने की औसत आमदनी मुश्किल से तकरीबन 4500 रुपये है। ऐसे देश में कुछ जरूरी दवाइयों की कीमत 5,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर बिक रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार चलाने वाले किस तरह से देश चला रहे हैं। कमाई और रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। साबुन, तेल, रसोई गैस, पेट्रोल सहित रोजाना के जीवन में खपत होने वाला हर सामान की कीमत बढ़ना तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति बन चुकी है। बीमारी से निजात दिलाने वाली दवाओं का हाल ऐसा है कि उनकी कीमतों में अचानक 5 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का इजाफा हो जाता है। मेडिकल दवाओं और मशीनों की कीमतों को तय करने का काम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी एनपीपीए करती है। 22 मार्च को एनपीपीए ने तय किया कि 800 आवश्यक दवाओं और मशीनों की कीमतों में 10.77% का इजाफा किया जाएगा। यह खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि पिछले 8 साल में जरूरी दवाओं की कीमतों में औसतन 2.5% वार्षिक दर से इजाफा हुआ था और अचानक से 10% से अधिक का इजाफा हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो खुदरा महंगाई दर जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे ज़्यादा तेज रफ्तार से दवाओं की महंगाई बढ़ रही है। 1 अप्रैल से जिन 800 आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स, सर्दी खांसी की दवाएं, कान नाक और गले की दवाएं, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फेरियल ड्रग्स, दर्द और गैस की दवाएं शामिल हैं। बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज वाली एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन भी इसमें शामिल है। गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन और मिनरल की कमी को दूर करने वाली दवाएं भी इस श्रेणी में आती हैं। यह सब वे दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हर व्यक्ति कभी न कभी जरूर करता है, या यह कह लीजिए कि यह सब दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल सामान्य बुखार से लेकर गंभीर बीमारी के लिए किया जाता है। अब थोड़ा इसे खुलकर समझने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा कि कुछ दवाओं की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एनपीपीए से जारी कीमतों का विश्लेषण की 384 जरूरी दवाओं में से तकरीबन 272 दवाएं ऐसी हैं जहां 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का इजाफा हुआ है। 69 दवाएं ऐसी हैं जिसमें 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का इजाफा हुआ है। 34 दवाइयां ऐसी हैं जिसमें 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है और 9 दवाइयां ऐसी हैं जिसमें 1,000 से अधिक का इजाफा हुआ है। इन दवाइयों में हृदय रोग, कैंसर, खून की कमी, डायबिटीज, थायराइड, बुखार, संक्रमण के इलाज से जुड़ी दवाइयां हैं। वर्ल्ड प्रोडक्ट और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट से जुड़े कुछ दवाइयों की कीमतों में 100 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। एंटीडोट और सांप के जहर से इलाज से जुड़े कुछ दवाओं की कीमत में 60 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। हेपेटाइटिस बी, हीमोग्लोबिन के इलाज में 594 रुपये का इजाफा हुआ है। कैंसर के ट्यूमर के इलाज से जुड़ी दवाओं में 171 रुपये का इजाफा हुआ है। कैंसर से जुड़ी इलाज की एक दवा की कीमत में तकरीबन 6500 रुपये का इजाफा हुआ है। हृदय आघात से जुड़े दवाओं की कीमतों में तकरीबन 4200 रुपये का इजाफा हुआ है। दवा कारोबार के बारे में कहा जाता है कि सरकार अगर चाहे तो जेनरिक दवाओं की अच्छे से बिक्री हो, ब्रांडेड दवाओं से अचूक मुनाफा कमाने वाले माहौल ना बनाए। लेकिन सरकार दवाई और इलाज के बीच रिश्ता ऐसा है कि सरकार इस तरह की प्रवृत्ति पर कोई लगाम नहीं लगाती।
सरकार चाहे तो जेनरिक दवाओं का बाजार बड़ा करने में भूमिका निभा सकती है। जेनरिक दवाओं के तहत दवाओं का केमिकल फॉर्मुलेशन वही होता है जो दवा के लिए जरूरी होता है। यह दवाएं सस्ते में भी बिकती हैं। ब्रांड वाले ब्रांड का नाम पर अथाह पैसा लेते हैं। पेटेंट वाले पेटेंट के नाम पर लूटते हैं। जेनरिक दवाओं की दुकानें कम हैं। सरकारी जगहों पर भी ब्रांडेड दवाएं बिकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाओं की कीमत इसलिए बढ़ी है क्योंकि घरेलू दवा कंपनियों के लॉबी समूह बहुत लंबे समय से आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10% इजाफा के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन इसके कई पहलू हैं, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। आप पूछेंगे कि जब दवा कंपनियां बनाती हैं तो वो कीमतें बढ़ाने के लिए सरकार से क्यों कह रही है। इस पर जानकारों का कहना है कि आवश्यक दवाएं यानी एसेंशियल मेडिसिन अनुसूचित लिस्ट के अंदर आती हैं। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत नियम यह भी है कि आवश्यक दवाओं की कीमत पर सरकार की अनुमति के बाद थोक बिक्री सूचकांक के आधार पर तय होगी। कीमतों की वार्षिक बढ़ोतरी को सरकार के जरिए नियंत्रित किया जाएगा। अगर थोक बिक्री सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी होगी तो सालाना इजाफा 5% से अधिक का नहीं हो सकता। दवाओं के कुल उद्योग में 15% हिस्सा आवश्यक दवाओं का है। बाकी 85% दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी अपने आप 10% की सालाना दर से की जा सकती है। फार्मा लॉबी कह रही है कि आवश्यक दवा बनाने के इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए आवश्यक दवाओं की कीमतों में भी 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। दवा कारोबारियों की लागत क्यों बढ़ रही है? इसका यह जवाब है कि जिन घटकों से मिलकर दवा बनती है, जिसे तकनीक भाषा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहा जाता है, उनका तकरीबन 70 से 80% हिस्सा चीन से आता है। दवा की दुनिया से जुड़े कार्यकर्ता कहते हैं कि तकरीबन 1994 तक भारत इस मामले में स्वनिर्भर था। अधिकतर एपीआई खुद बना लिया करता था। वह कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं। भारत चीन पर निर्भर है। अगर कीमतें वहां बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ना तय है। यही हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी एक जरूरी पेच है। दवाई कारोबार को बड़े नज़दीक से देखने वाले अमिताभ गुहा बताते हैं कि यह बात ठीक है कि चीन में एपीआई की कीमत बढ़ रही है तो दवा बनाने की लागत बढ़ेगी। लेकिन सवाल तो यह है उठता है कि भारत की एपीआई बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने क्यों बर्बाद कर दिया। इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन दवा कंपनियों के बैलेंस शीट की छानबीन की जानी चाहिए। उन्होंने खूब कमाई की है, उनका मुनाफा जबरदस्त है। लागत से कई गुना मार्जिन पर वह दवाई बेचती हैं। कोरोना में जब सब तबाह हो रहा था, उस समय भी दवा कंपनियों ने जमकर कमाई की। वह आसानी से बढ़ी हुई कीमतों को सहन कर सकती हैं, लेकिन नहीं करनी चाहती क्योंकि उन्हें और अधिक मुनाफा कमाना है। सीलिंग प्राइस यानी किसी दवा की सबसे जरूरी कीमत तय करने के लिए सरकार अमुक दवाई से जुड़ी उन सभी ब्रांड और जेनरिक वर्जन की औसत लागत निकालती है जिनका बाजार में हिस्सा 1% से अधिक है। यहाँ पर 1% की शर्त होने की वजह से जेनरिक वर्जन में भी सभी दवाएं बाहर हो जाती हैं। 1.5 लाख करोड़ की दवाओं के कारोबार में 400 करोड़ रुपए का कारोबार जेनरिक दवाओं का है। यानी किसी एक बीमारी से जुड़ी किसी एक जेनरिक दवा का शेयर 1% होना नामुमकिन है। इसका मतलब यह है कि केवल ब्रांडेड दवाओं को औसत लागत निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। इस औसत लागत के ऊपर 16% का मार्जिन जोड़कर सीलिंग प्राइस निर्धारित किया जाता है। सीलिंग प्राइस निर्धारित करने के लिए इस तरह का विरोध तब से किया जा रहा है जब से यह नियम बना है। दवा कारोबार की बारीकियों को समझने वाले कार्यकर्ता की मांग है कि ब्रांडेड कंपनियों की औसत लागत की बजाय किसी कंपनी केवल दवा बनाने से जुड़े तत्वों की लागत के आधार पर मार्जिन जोड़कर सीलिंग प्राइस निर्धारित की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने आप कीमतें बढ़ जाएंगी। अमिताभ गुहा कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि जेनरिक दवाओं के लागत पर कीमत निर्धारित करे। जेनरिक दवाएं बहुत कम लागत में बन जाती हैं।
उतनी ही असरदार होती हैं जितनी कोई दूसरी दवा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जेनेरिक दवाओं की औसत लागत पर सीलिंग प्राइस तय करे। अगर ऐसा होगा तो अपने आप कीमतें कम हो जाएंगी। भारत जैसे देश में दवाई की महंगाई बाजार की बनाई हुई है, लागत की नहीं। दवाई के महंगाई का हाल ऐसा है कि कई लोग महंगे दवाई के अभाव में दम तोड़ देते हैं। कई लोग दवा खरीद ही नहीं पाते और बीमारी से जूझते रहते हैं। दवा बाजार का आम आदमी विरोधी होना सरकारी नीतियों की ही उपज है। सरकार चाहे तो आम दवा बाजार को आम आदमी लायक बना सकती है, बशर्ते सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। सहभार अजय कुमार, newsclick.com। धन्यवाद। न्यूज फॉर दिल्ली। नमस्कार।